हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 32 जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगा। स्टूडेंट, ये जो 32 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आपको 12th बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, ये जो 8 टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 18 नंबर आपको क्लियर करना है तो ये 32 क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको 8 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको 8 टॉपिक एक वीडियो में पढ़ाया जाए। तो देखिए, वो 8 टॉपिक कौन से होंगे। पहला टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा है सिंटैक्स, पांचवा है आइडियम्स एंड फ्रेजेज, छठवां है एंटोनिम, सातवां है सिनोनिम्स और लास्ट टॉपिक हमारा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक टॉपिक के हम टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 टॉपिक हैं, आपको 32 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। ठीक है, कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और सभी को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए, हिज मदर सैड द सन इज वेरी हॉट टूडे। हिज मदर सैड, उसकी माता जी ने कहा, द सन इज वेरी हॉट टूडे, यानी कि सूर्य आज बहुत गर्म है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या इसके रिपोर्टेड क्लास में कोई परिवर्तन होगा, यानी कि जो द सन इज वेरी हॉट है क्या यहां पर इज ही रहेगा या वाज होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर टुडे की बात की जा रही है, यानी कि आज की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब हम आज की बात करेंगे तो आज सूर्य बहुत गर्म है, हो सकता है कल कम गर्म रहा हो। ठीक है, तो यहां पर इज बदलेगा वाज में। ठीक है, तो लिखेंगे हिज मदर, फिर लिखेंगे सैड। ठीक है, बीच में हम लगाएंगे दैट। ठीक है, द सन, आप सभी को पता है कि कंजक्शन दैट का हम यूज करते हैं। द सन वाज वेरी हॉट। अब देखिए, टुडे अगर आपका है डायरेक्ट स्पीच में तो ये इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि द सन इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, ये जो है इसके रिपोर्टेड क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहां पर परिवर्तन होगा क्योंकि आज की बात की जा रही है। ठीक है, अगर इतना ही होता द सन इज वेरी हॉट तब यहां पर इज का इज ही रहता। ठीक है, लेकिन यहां पर टुडे लग गया, यानी कि आज की बात हो रही है तो हम वाज लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आया, क्योंकि जो सार्वभौमिक सत्य होता है उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरा देखिए, मोहन सैड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। अब देखिए यहां पर जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम आज स्कूल गए थे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, मोहन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आस्क्ड मी लगाएंगे। ठीक है, बीच में हम दैट का यूज नहीं करते, इफ या वेदर का यूज करते। तो इफ के बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पर सब्जेक्ट है यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी, मे के लिए हम सब्जेक्टिव के लिखेंगे आई। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां पर कौन सा टेंस है। देखिए, डिड यू गो टू स्कूल, डिड आगे लगा है, यानी कि ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो आई हैड, ठीक है, यहां पर हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक है, गॉन टू स्कूल। बस ये आपका आप सही होगा, यही इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो फैट टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, बीच में इफ लगाते हैं। अभी यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा रूल अलग है। देखिए यहां पर क्या है, आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव, मैंने उससे कहा कि तुम कहां रहती हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है वो आगे आया है, तब हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर रूल अलग होगा। देखिए यहां पर हम लिखेंगे आई, सेड टू के स्थान पर तो हम आस्क्ड का ही यूज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का आप यूज कर सकते हैं। तो आई आस्क्ड हर। ठीक है, बीच में हम लगाएंगे इफ। ठीक है, सॉरी इफ नहीं लगेगा यहां पर, क्यों नहीं लगेगा, देखिए यहां पर इफ का यूज नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड आगे है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आगे तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देंगे वेयर। ठीक है, वेयर अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहां पर लिख देंगे सी। ठीक है, हर के लिए सब्जेक्टिव केस हम सी लिखेंगे क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, सी। अब देखिए कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी के बाद क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो लिव के स्थान पर लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड, ये आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। यहां पर क्या होगा? जब क्वेश्चन वर्ड आगे होगा जैसे वेयर, ठीक है, तो आपको क्या करना है? वेयर डायरेक्टली लिख देना है तब सब्जेक्ट को। ठीक है, यहां पर रूल अलग है इस इंट्रोगेटिव में, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब आगे था तो हमने इफ का यूज किया। ठीक है, बट यहां पर आपको नहीं करना है। समझ में आ गया? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, ठीक है, डॉक्टर ने रोगी से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से दवाई ले। ठीक है, नियमित रूप से दवा खाएं। तो देखिए यहां पर देखिए क्या कहा गया है। पहले आप समझिए कि जो रिपोर्टेड क्लास है ये किस सेंटेंस में है। ये है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य ये आपका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर टेक आगे है। ठीक है, टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो हम लिखेंगे द डॉक्टर। अब यहां पर सेड टू के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? देखिए हम रिपोर्टेड क्लास का जो भाव है उसके अनुसार हम यहां पर लिखेंगे। देखिए डॉक्टर जो है ये पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, आप दवाई नियमित रूप से लें। ठीक है, एक प्रकार की एडवाइस है, सलाह है, तो हम सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड का यूज करेंगे। अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर्ड का यूज करते हैं, अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब यहां पर ना इफ का यूज करेंगे ना दैट का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टू का। ठीक है, टू टेक, इंपरेटिव में हम टू का यूज करते हैं, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये आपका सही होगा। तो यहां पर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बताए। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? वाक्यों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, लेकिन उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। जैसे देखिए 5वां है ही गेव ये रुपी टू ए मैन। ठीक है, यानी कि उसने एक आदमी को रुपया दिया। ठीक है, द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। ठीक है, देखिए यहां पर 2 सेंटेंस है, यहां पर फुल स्टॉप लगा है, ये एक है, यहां पर ये फुल स्टॉप, ये दूसरा है। ठीक है, अब आपको इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए जो ब्रेकर में दिया गया है उसी में आपको कन्वर्ट करना है। यहां पर मैं आपको सिंपल बताऊंगा। तो देखिए ही गेव ये रुपी टू ए मैन, उसने एक आदमी को 1 रुपया दिया। द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। ठीक है, अब आप लोग इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए कि इसका मीनिंग ना बदले। तो लिखेंगे ही गेव ये रुपी टू ए मैन के स्थान पर ब्लाइंड मैन लिख दीजिए। ठीक है, ब्लाइंड मैन। अब देखिए क्या हुआ, ही गेव ये रुपी टू ए ब्लाइंड मैन, यानी कि उसने एक अंधे आदमी को 1 रुपया दिया। ठीक है, तो देखिए दोनों का अर्थ सेम है, मैंने इसको सिंथेसिस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको जोड़ दिया है। ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। 6 नंबर देखिए 6 नंबर हमारा है आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वॉज वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थे। ठीक है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे आई सॉ ये वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो आई सा ये वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की को देखा। ठीक है, तो जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी कहा गया है, लेकिन इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा 7वां देखिए, यहां पर मैं सिंपल सेंटेंस आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, इस वीडियो में। तो देखिए सी वेंट आउट, वह बाहर निकली। सी वाज स्माइलिंग, वह हंस रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। ठीक है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे सी वेंट आउट स्माइलिंग। ठीक है, सी वेंट आउट स्माइलिंग, यानी कि वह मुस्कुराते हुए बाहर निकली। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम है, सिर्फ आपको सेंटेंसेस को जोड़ देना है। ऐसे 18 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर है वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री, यानी कि हमें अपने देश का विकास करना है। ठीक है, आवर कंट्री इज पुअर, हमारा देश गरीब है।
इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे वी हैव टू डेवलप आवर पुअर कंट्री। देखिए कंट्री के स्थान पर पुअर लिख दीजिए और फिर कंट्री लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। वी हैव टू डेवलप आवर पुअर कंट्री, हमें अपने गरीब देश को विकास करना है, गरीब देश का विकास करना है, ठीक है। तो ये आपका ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बताए, 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब चलिए तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा तीसरे टॉपिक से है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंसेज को परिवर्तित करना। जैसे देखिए 9 नंबर है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, यानी कि भारत में कोई भी इतना महान कवि नहीं है जितना कि कालिदास, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसे आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहां पर भी मीनिंग आपका नहीं बदलना चाहिए। तो लिखेंगे कालिदास, यहां पर कालिदास पहले लिखेंगे सुपरलेटिव बनाते समय, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि कालिदास भारत के महानतम कवियों में से एक है। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ये आपका अब सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए दा लग गया, ग्रेट में ईएसटी लग गया, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर हमारा है, डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि कमजोर लोगों का अपमान मत करो, ठीक है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। क्या कहा गया कि कमजोर लोगों का अपमान मत करो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, पहले हम द वीक लिखेंगे, किसका, द वीक। बीच में हम लगाएंगे शुड नॉट, देखिए डू नॉट लगाए तो हम शुड नॉट का यूज कर देंगे, शुड नॉट, ठीक है। बी, फिर बी लगाइए, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, इंसल्टेड, ठीक है। तो क्या कहा गया था कि कमजोरों का अपमान मत करो, तो द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। 11 नंबर देखिए, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए। मदन राइट्स ये लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो मदन क्या लिखता है, क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो एक पत्र, तो ए लेटर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये लेटर। अब देखिए कौन सा टेंस है, मदन एक पत्र लिखता है, देखिए ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज आरएम का यूज करते हैं। तो ये लेटर इज, ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, फिर हम वर्ब का यूज करेंगे तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। फिर बाय लगाएंगे और मदन लिख देंगे, ठीक है। बस ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे 12 नंबर देखिए हमारा है, एवरी पेरेंट्स लव्स हिज चिल्ड्रन, यानी कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बट इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो यहां पर कहा जा रहा है वही मीनिंग होना चाहिए। तो देखिए यहां पर लिख देंगे व्हिच पेरेंट, देखिए व्हिच लगा दिया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव में। तो व्हिच पेरेंट डज नॉट लव हिज चिल्ड्रन, ठीक है। तो व्हिच पेरेंट डज नॉट लव हिज चिल्ड्रन, किसके माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं। तो ऊपर था कि सभी के माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ठीक है, प्रत्येक माता पिता। नीचे क्या है, किसके माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, तो दोनों का अर्थ लगभग सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहां पर बनाना है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसेज को, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के निर्देशानुसार आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे चौथे टॉपिक से है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहां पर गलती क्या है, देखिए सिंटैक्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सिंटैक्स का मतलब पहले देखिए क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में अगर कोई गलती है उसको आपको सही करके लिखना होता है। सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक्स है आप उसको सही करके लिखिए, ठीक है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है, इसमें गलती क्या है, देखिए सन के आगे हम दा लगाएंगे, ठीक है, यही गलती है, द सन राइजेज इन।
अब ईस्ट के आगे भी द लगा देंगे। यही सब गलती, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको सही करना होता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, ये आपका अब सही होगा। ऐसे 14 नंबर देखिए हमारा है, राम बीट्स हिम बाय ए स्टिक, यानी कि राम ने उसे एक स्टिक से पीटा। ठीक है, राम उसे एक स्टिक से पीटता है। तो देखिए यहां पर गलती क्या है, राम लिखेंगे, ठीक है, बीट्स लिखेंगे, बीट्स हिम लिखेंगे। ठीक है, अब स्टिक से पीटता है, किसी वस्तु से वो पीट रहा है, तो यहां पर विथ का यूज करेंगे, बाई का नहीं। तो विथ ये स्टिक, ठीक है, विथ ये स्टिक, यानी कि राम उसे एक स्टिक से पीटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा है 15 नंबर, अल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। इसमें गलती क्या है, देखिए थोड़ी सी गलती है, यहां पर लिखेंगे अल्दो ही इज पुअर, ही इज पुअर एट, देखिए एट का यूज करेंगे, एट का मतलब होगा फिर भी। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो अल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, एट ही इज हॉनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस होगा। ठीक है, सही होगा। ऐसे 16 नंबर देखिए, ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स, वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। इसमें गलती क्या है, देखिए ही इज, फॉन्ड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, ना कि टू का। ठीक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, और रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग नॉवेल्स, तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स बताया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है, सेंटेंस में यूज। पहले आप इसका मीनिंग लिखिए, फिर इसको सेंटेंस में यूज कीजिए। जैसे आप हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ते हैं। ठीक है, यूज द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओल्ड सेंटेंस। ठीक है, ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो सके। देखिए ए रेड लेटर डे, इसका अर्थ क्या होता है, ए रेड लेटर डे, इसका अर्थ होता है स्वर्णिम दिन। ठीक है, ए हैप्पी, ये हैप्पी ओकेजन। ठीक है, ये हैप्पी ओकेजन, ओकेजन का मतलब अवसर। ठीक है, और डे, और डे। ठीक है, तो ए रेड लेटर डे इसका मतलब होता है स्वर्णिम दिन। इसका इंग्लिश में अर्थ होगा ये हैप्पी ओकेजन और डे, यानी कि एक खुशहाल अवसर या दिन। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में आपको यूज करना है। कैसे करेंगे, देखिए हम यहां पर लिखेंगे 15 अगस्त, 15 अगस्त इज ये रेड लेटर डे, इज ये रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, जो ए रेड लेटर डे है इसको मैंने यहां पर यूज कर दिया इस सेंटेंस में। यही आपको क्या करना है, यूज द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है ए रेड लेटर डे, पहले इसका मीनिंग लिखिए। ठीक है, ए हैप्पी ओकेजन और डे, ठीक है, एक खुशहाल अवसर या दिन, फिर इसको अपने सेंटेंस में यूज करना ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। देखिए 15 अगस्त इज ये रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 15 अगस्त भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, एक खुशहाल दिन है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर यूज करना है। ऐसे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है ये बेड ऑफ रोजेज, यानी कि फूलों की सेज। ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग हम लिखेंगे एन इजी एंड कंफर्टेबल, एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिचुएशन। ये इसका मीनिंग पहले आपको लिखना है, तब सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, तो एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि फूलों की सेज, एक बहुत ही कंफर्टेबल जो स्थिति है वो। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज।
ठीक है, यानी कि जो जीवन है ये फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए बेड ऑफ रोजेज मैंने इस सेंटेंस में यूज कर दिया। ठीक है, तो यही होगा आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ऐसे 19 नंबर देखिए, ये फूल्स पैराडाइज। ठीक है, इसका अर्थ होता है काल्पनिक आनंद। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोले तो इमेजिनरी हैप्पीनेस। ठीक है, तो ए फूल्स पैराडाइज यानी कि काल्पनिक आनंद, इमेजिनरी हैप्पीनेस। ठीक है, इसका हम कैसे करेंगे वाक्य प्रयोग, तो लिखेंगे वन हु लिव्स इन ये फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया था, ये फूल्स पैराडाइज यानी कि काल्पनिक आनंद, इमेजिनरी हैप्पीनेस। तो देखिए वन हु लिव्स इन ये फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, यानी कि ऐसे लोग जो काल्पनिक आनंद में रहते हैं, काल्पनिक आनंद में जीते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। ठीक है, ऐसे 20 नंबर देखिए, बोर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, आप लिख सकते हैं कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, कॉज ऑफ क्वेरल यानी कि झगड़े की जड़। जैसे देखिए कश्मीर इज ये बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या कहा गया, बोन ऑफ कंटेंसेज यानी कि कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, झगड़े की जड़। तो कश्मीर ये बोन ऑफ कंटेंसेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बोन ऑफ कंटेंशन आपका इसमें यूज हो चुका है। तो यहां पर 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया आइडियम्स एंड फ्रेजेस के, आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है एंटोनिम्स। अब ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इसको आपको कैसे करना देखिए। जैसे देखिए 21 एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, विलोम शब्द जिसे हम बोल सकते हैं। देखिए 21 नंबर है क्लेवर का मतलब होता है चालाक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ, या आप लिख सकते हैं डल। ठीक है, तो ये होगा इसका एंटोनिम्स। यही मैंने कहा कि एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, तो क्लेवर का मतलब चालाक और स्टूपिड और डल का मतलब बेवकूफ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। 22 नंबर देखिए क्लीन का मतलब होता है साफ, तो इसका क्या हो जाएगा, डर्टी का अर्थ होगा गंदा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। 23 नंबर देखिए क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इसका हो जाएगा इनक्रेडिबल का मतलब होगा अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। 24 नंबर है अर्न का मतलब होता है कमाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि एंटोनिम्स क्या होता है। तो चारों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे एंटोनिम में विपरीतार्थक शब्द ये विपरीत अर्थ रखते थे, वैसे सिनोनिम्स में समानार्थी शब्द होता है जो समान अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए 25 नंबर डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट, संकट या पीड़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो देखिए ग्रीफ का मतलब भी होता है कष्ट, दुख। ठीक है, उसके बाद में ट्राउबल का मतलब भी होता है परेशानी, दुख, पीड़ा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट भी आप लिख सकते हैं, डिस्कम्फर्ट। तो इन सब का मतलब भी होता है दुख, पीड़ा या संकट। ठीक है, तो ये आपका होगा एक दूसरे का सिनोनिम। देखिए डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है संकट, कष्ट या पीड़ा। ठीक है, और ग्रीफ, ट्राउबल और डिस्कम्फर्ट का मतलब भी वही होता है, सेम अर्थ है, दोनों का समान अर्थ है। जैसे 26 नंबर देखिए एनिमी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, तो फो का मतलब भी होता है शत्रु या दुश्मन। तो वर्ड तो अलग अलग है बट इनके मीनिंग, इनके अर्थ समान है। 27 नंबर देखिए इफर्ट का मतलब होता है प्रयास, तो देखिए अटेम्प्ट लिख सकते हैं हम इसका, अटेम्प्ट। और आप लिख सकते हैं एक्सर्शन। ठीक है, इसका मतलब भी होता है प्रयास। ठीक है,
समझ में आया। 28 नंबर देखिए, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो इसका हो जाएगा सोरो। सोरो का मतलब भी होता है दुख। सैडनेस आप लिख सकते हैं, या मैंने बताया ऊपर डिस्ट्रेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रेस। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए सोरो का पूछा गया तो आप ग्रीफ, सैडनेस, डिस्ट्रेस लिख सकते हैं। डिस्ट्रेस का पूछा गया तो भी आप ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे से ये अटैच रहते हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गए समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखिए, ये पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिटरेट। लिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर या शिक्षित, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे हम लिटरेट कहेंगे, या एक वर्ड में, एक शब्द में, ठीक है, साक्षर या शिक्षित। जैसे ये लाइन बोलने से अच्छा है आप उसे लिटरेट बोल दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, व्हिच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके माध्यम से देखा जा सके, उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकें, ठीक है। तो ये होगा ट्रांसपेरेंट। अच्छा, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये डिजीज व्हिच स्प्रेड्स ओवर ये ह्यूज एरिया, यानी कि एक ऐसा रोग, ठीक है, जो एक बड़े क्षेत्र में फैलता है। एक रोग जो एक बड़े क्षेत्र में फैलता है उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि महामारी। जब महामारी आती है तो बहुत सारे क्षेत्रों में इकट्ठे फैल जाती है, ठीक है, वो एक बड़े क्षेत्र में फैलता है। नेक्स्ट देखिए, ए लवर ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तकों से प्रेम करने वाला, उसे हम लोग एक वर्ड में कहेंगे बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, ठीक है, बिब्लियोफाइल। इसका मतलब क्या होगा? पुस्तक प्रेमी। तो ये आपके होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 32 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर के 8 अलग अलग टॉपिक से थे। अब आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।